ओके, सो कल हमने देखा था कि सारी की सारी जो इफेक्ट्स है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रियम, जिसमें हमने देखा कंसंट्रेशन, जिसमें हमने देखा प्रेशर, टेम्परेचर, कैटालिस्ट, ओके, कैसे कलर चेंज हो जाते हैं कंसंट्रेशन चेंज होने से, ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन. आफ्टर दैट नाउ आयनिक इक्विलिब्रियम ऑल्सो वी हैव सीन. और आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने बोला था कि इक्विलिब्रियम, लेकिन उसमें क्या है, आयंस प्रेजेंट रहते हैं और बहुत ही माइन्यूर डिफरेंस है आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में. दैट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड. ओके, और फिर हमने बोला था कि भाई इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की थी. तो कौन थे इलेक्ट्रोलाइट्स? इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कि जो एक्वेस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके वो थे इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो ना कर सके दे आर दी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. और फिर इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ऐसे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. तो स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमने बोला था कि जो स्ट्रॉन्ग है उसमें से मेजरली कंप्लीशन हो जाता है, मतलब मेजरली का डिसोसिएशन हो जाता है आयंस में. ओके, और जो वीक है उसका मेजरली नहीं होता है आयनाइजेशन, जिसके लिए हमने एग्जांपल भी देखा था. सपोज एसिटिक एसिड, ओके, तो CH3COOH, तो उसको हम अगर पानी में डाल देंगे तो मेजरली तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस ऐसे डिसोसिएशन होना चाहिए जब हम पानी में डालेंगे तब. लेकिन मेजरली क्या है, मेजरली यही फॉर्म में रहता है. ओके, मतलब कौन से फॉर्म में, CH3COOH फॉर्म में रहता है और थोड़ा बहुत डिसोसिएट होके ऐसा. तो दैट मीन्स इट इज अ वीक एसिड. लेकिन अगर हम बात करें से HCl की, तो HCl की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोलेंगे हम, वीक एसिड एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. और HCl की बात करें तो फिर से HCl में भी NaCl की बात करें. ओके, सो NaCl को अगर हम पानी में डाल देंगे सो होगा क्या कि Na प्लस एंड Cl माइनस. ओके, बट एट द सेम टाइम क्या है कि यहाँ पर सपोज मेजरली NaCl कंप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है और Na प्लस Cl माइनस मिलता है, बट HCl मेजरली कंप्लीट नहीं होता है. तो फिर इसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके देन, ये सब बातें हमने कल देखी थी. नाउ आज हमें देखना है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स. ओके, तो हम सोच रहे होंगे सर ये तो पूरा चैप्टर लिख लिए थे हमने 10th में, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, तो फिर इसमें नया क्या है? नया है जो 10th में हमने बोला था कि एसिड से जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, दैट इज एसिड. जो खट्टे लगे, ओके, वो एसिड, वो सब बातें हमने देखी थी. बट यहाँ पर थोड़ा और डिटेल्ड में देखना है. बेस के लिए भी देखा था, सॉल्ट्स के लिए भी देखा था कि एसिड प्लस बेस, सॉल्ट्स एंड वाटर एंड ऑल सब कुछ. तो आगे डिस्कस करते हैं इसमें डिटेल में. 11th-12th साइंस में हमें क्या सीखना है? That is acids, base and salts finds widespread occurrence in the nature. भाई नेचर में तो यही चीज होगी, या तो एसिड होंगे, बेस होंगे, या तो फिर वो क्या होंगे, सॉल्ट्स. वाइड स्प्रेड, बहुत ज्यादा मिलते हैं. HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन अवर गैस्ट्रिक जूस इज सीक्रेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ अवर स्टमक. ये तो हमने 10th में देखा था बायोलॉजी में. ओके, क्यों ये रिलीज होता है, फिर इट हेल्प्स इन अवर डाइजेशन ऑल्सो. ओके, so by the lining of our stomachs in a significant amount of 1.2 to 1.5 liter per day. मतलब एक दिन में जस्ट इमेजिन कि 1.2 to 1.5 लीटर पर डे HCl रिलीज होता है. नाउ इफ यू एज्यूम कि तुम पानी बहुत कम पियो, ओके, पानी बहुत कम पियो, या फिर और कुछ बेस वाला जो आइटम है वो तुम कम डालो, मतलब ऐसा कुछ कम खाना खाओ, जैसे हम खाते हैं स्पाइसी, ओके, फ्राइड वाला, तो उसमें और ज्यादा HCl रिलीज होता है. ऑलरेडी एक दिन का 1.5 लीटर, मतलब एक पूरा बॉटल 1 लीटर का और दूसरा आधा, उतना एसिड है. और हम फ्राइड और से तला हुआ, मतलब स्पाइसी और वो सब खाएंगे तो और ज्यादा HCl रिलीज होगा. और उसके सामने न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुमने 11th में थोड़ी बहुत देखी होगी, या 10th में भी शायद दिखाई होगी स्कूल में. ओके, जो न्यूट्रलाइज करते हैं वो एसिड और बेस का, वो ब्यूरेट और पिपेट से हिलाते हैं, कलर फिल
चेंज हो जाए। ओके, सो दैट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के लिए हमारे स्टमक में हमें बेस वाले भी कोई चीज खानी चाहिए। ओके, बट वो हम खाते नहीं है और फिर हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी तो होगी ही, डकार वो खट्टी डकार आएगी, बर्प और एसिडिटी होगी। तो दैट इज नेचुरल। क्यों नेचुरल? क्योंकि तुम भले ही फ्राइड वाला ना खाओ और बहुत स्पाइसी ना खाओ तो भी 1.5 लीटर अ डे है तुम्हारे बॉडी में एसिड। तो वो फिर एसिड कहाँ जाएगा भाई? कितना यूज होगा डाइजेशन के लिए? ओके, तो दैट्स वाई हमें फिर जो भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेजरली एसिडिटी, देन कहीं कहीं पे जलन होती है। ओके, एकदम मतलब बर्निंग इफेक्ट्स होती है जनरली पैरों में यहाँ पर इस एज में नहीं होगा, बट हाँ वैसे ही इस एज में तो नहीं, बट से आफ्टर 40। ओके, जो हमारे पेरेंट्स है और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है उनको ज्यादा होगा, मतलब कि पैरों में नीचे बहुत जलन होती है, मतलब इतना ज्यादा कि वो चल नहीं पाते, लाइक दैट। ओके, पेनफुल होता है वो। क्यों? क्योंकि बॉडी में एसिड की क्वांटिटी क्या हो गई है? बढ़ गई है। तो उसको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, उस हिसाब से डाइट करना पड़ेगा। जो हम दवा फिर डॉक्टर को बोलेंगे तो डॉक्टर दवाई देंगे, और जो दवाई देते हैं उसमें बेस होता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो दैट वी कैन ऑल्सो डू एट होम। ओके, जो पर्टिकुलरली उसमें जो बेस होगा वो बेस घर पे ही तुम लोग कुछ खा लो, सर्च कर लो। अब तो टेक्नोलॉजी का जमाना है कि इसमें ज्यादा बेस है, बेस खाओगे पियोगे तो फिर वो एसिडिटी की इफेक्ट क्या हो जाएगी? एसिडिटी है, फिर वो जो जलन होना है, बर्निंग इफेक्ट से वो सब खत्म हो जाएगी। ओके, सो दैट इज द थिंग इज एसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। एसिटिक एसिड इज नोन एज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द विनेगर। वो तो ये भी हमने 10th में देखा था, 4th चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में, कि एसिटिक एसिड विनेगर जो बनता है उसमें एसिटिक एसिड यूज होता है। ओके, सो लेमन एंड ऑरेंज जूसेस कंटेन साइट्रिक एंड एस्कॉर्बिक एसिड। एक मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। लेमन का तो पता ही है तुम्हें, ऑरेंज में कौन सा होता है? एस्कॉर्बिक एसिड्स। एंड टार्ट्रिक एसिड इज फाउंड इन द टैमराइंड पेस्ट, मतलब इमली की जो इमली नॉट हल्दी। ओके, टर्मरिक नहीं, टैमराइंड। ओके, सो जो इमली का पेस्ट होता है उसमें कौन सा होता है? टार्टरिक एसिड। याद रखना, सारे नाम 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। एज मोस्ट ऑफ द एसिड टेस्ट सोर, मतलब के मेजरली कैसे लगते हैं? खट्टे लगते हैं। The word acid has been derived from a Latin word acidus meaning the sour। तो लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है एसिडस, उसमें से ही एसिड वर्ड ले लिया गया है, जिसका मीनिंग वहां पर क्या होता है? खट्टा। ओके, सो इट इज वेरी एसिडस लाइक दैट। सो एसिड्स आर नोन टू टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू द रेड। ये तो हमने देखा ही था। ओके, ABR जैसे हम याद भी रखते थे, ABR मतलब एसिड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। ओके, इससे उल्टा दूसरा याद रखने की जरूरत नहीं है, इससे ऑपोजिट होगा, वो बेस होगा। एंड लिबरेट डाइहाइड्रोजन एंड रिएक्ट विद द सम मेटल्स। दिस आल्सो वी हैव सीन। ओके, क्या कि ये भी हमने 10th में देखा था, एसिड प्लस मेटल दैट विल गिव सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, विच बर्न्स विद द पॉप-अप साउंड। ओके, दैट वी हैव सीन। पहली ही रिएक्शन, ये एसिड बेस्ड चैप्टर में पहली ही रिएक्शन आती थी, केमिकल रिएक्शन एसिड की, तो वो क्या थी? एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, फिर एसिड प्लस बेस आता था, फिर एसिड प्लस कार्बोनेट्स आता था, एसिड प्लस हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आता था। ओके, ऑल दोज थिंग्स, तो वो सब तो हमें पता ही है। सो वही चीज है। Some metals, similarly, bases are known to turn red litmus paper to blue, taste bitter and feel soapy। ये भी पता ही है हमें, रिवीजन ही है, कुछ भी नया नहीं है। ओके, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बिटर होगा, कड़वा लगेगा। ओके, एंड थोड़ा चिपचिपा होगा, सोपी। ओके, मतलब सोप, चिपचिपा तो नहीं बोलेंगे, बट सोप कैसे हमें लगता है? जैसे जेली पकड़ ली हो वैसे सोप वाला। ओके, साबुन से हाथ धोए उसके बाद कैसे लगेगा? दैट इज लाइक दैट, वैसे लगेगा जो भी हमने बेस पकड़ा हुआ है उससे। अ कॉमन एग्जांपल ऑफ बेस इज वॉशिंग सोडा यूज्ड फॉर वॉशिंग पर्पस। तो जो वॉशिंग सोडा होता है, जो हम वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब पाउडर डिटर्जेंट जो यूज करते हैं, दैट इज द बेस। ओके, और हमारा सोप जो है वो भी बेस है।
When acids and base are mixed in the right proportion, they react with each other to give salts. Obviously, some commonly known examples of salts are sodium chloride, सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं, barium sulfate, sodium nitrate. Sodium chloride, common salt, is an important component of our diet, NaCl, and is formed by the reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. पहले ही हमने बोला salt plus acid that will give salt and water. Okay, salt plus base, acid plus base. So अगर हमारा acid है HCl plus base है NaOH, तो फिर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे H plus है, Cl minus है, ये plus है, ये minus है, तो plus माइनस के साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा H2O, ये प्लस ये माइनस के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा NaCl. ये सब तो बेसिक हमने 10th में देखा ही था. ओके, अंडरस्टूड. तो ये हमारा NaCl बन गया. मतलब कैसे बनेगा? तो एसिड प्लस बेस की रिएक्शंस. हाँ, दैट इज द डीपनेस वी आर सीइंग, और दैट इज द वही डीप, कितना डीप हम पढ़ रहे हैं 11th 12th में. जो पूरा चैप्टर था वो यहाँ पर हम टॉपिक में पढ़ रहे हैं, और जो यहाँ पे चैप्टर है वो एज अ कॉलेज में तुम एज अ सब्जेक्ट पढ़ोगे. एज अ सब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा तुम्हारा चैप्टर, जैसे कि इक्विलिब्रियम और से थर्मोडायनेमिक्स, तो पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट है. सोचो मतलब कितना डीप जा रहे हो. पहले जो चैप्टर था वो यहाँ पे टॉपिक हो गया, मतलब कम हो गया. ओके, अब कॉलेज में कितना डीप जाओगे तुम कि ये जो पूरा सपोज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, तो थर्मोडायनेमिक्स एक पूरा सब्जेक्ट है जिसमें होंगे 15-20 चैप्टर्स. ओके, एक पूरा सब्जेक्ट, एक पूरी बुक थर्मोडायनेमिक्स की लाइक दैट, और एक बुक में सारा आएगा भी नहीं. सो मेजरली 1 और 2 बुक हो गए. एंड वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने क्यों थर्मल इंजीनियरिंग लिया मास्टर्स में? क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर में था तभी मुझे थर्मो 2 आता था. हमें इंजीनियरिंग में पहले 4th सेमेस्टर में आता था थर्मोडायनेमिक्स 1, और उसके बाद आता था थर्मोडायनेमिक्स 2. तो जो भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है, ओके, तो ऐसा कि हाँ भाई, हमें थोड़ी पता है कि आगे जाके उसमें कौन सी स्टडी आएगी, लेकिन हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स और वो सब आएगा. ओके, थर्मल का मीनिंग ही होता है, ओके, थर्म एंड हीट. ओके, मतलब हीट इन मोशन, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स. ओके, जो हीट होगी वो एनर्जी जो होगी इन मोशन. ओके, स्टेबल नहीं है, मोशन में है. सो वैसे सोच के थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छा लग रहा था. मार्क्स भी आते थे. ओके, और उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मजा आती थी. मतलब कि जो हमने ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, एंट्रोपी, ओके, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, उसके जो न्यूमेरिकल्स है, फिर वो कार्नोट साइकिल और वो सब तो तुम्हारा उसमें है फिजिक्स में. ओके, बट वो जो था इतना, वो जो है मतलब कॉलेज में जो आएगा अगर तुम लो तो, ओके, तुम्हारा तो बायोलॉजी है सो नहीं आएगा, बट अगर तुम आगे कॉलेज में इंजीनियरिंग करो तो थर्मोडायनेमिक्स आएगा. एंड दैट टू ऐसा नहीं कि तुम इंजीनियरिंग करोगे तो ही, तुम सपोज साइंस करने चले गए. ओके, तुमने ले लिया से कोई भी फील्ड ले ली, जैसे कि तुम केमिस्ट्री में BSc केमिस्ट्री करने चले गए, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री, और बैचलर ऑफ साइंस इन बायोलॉजी, और बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स. तो केमिस्ट्री या फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस करने गए, ओके, और बैचलर ऑफ साइंस इन मैथ्स. तो बायो के अलावा केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में तुमने बैचलर ऑफ साइंस किया तो थर्मोडायनेमिक्स फिर से आएगा. वहां जो हमने 11th 12th में पढ़ा है वही आएगा. मतलब वो कंसेप्ट अगर यहाँ पर तुम्हारा 11th 12th का थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का क्लियर है तो वो तो तुम्हें लगेगा ये सब्जेक्ट तो ऐसे स्कोर मारेंगे, ऐसा लगेगा. क्यों? डिट्टो यही है, कुछ नया नहीं है, ऐसा कुछ ज्यादा नया आएगा नहीं. फिर इंजीनियरिंग में भी तुम जाओगे तो एक पहले ईयर में 2 सब्जेक्ट आएंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री. कोई भी ब्रांच ले लो तुम, तुम्हारी कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, कोई भी ब्रांच लो, लेकिन फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं. मतलब कोई भी ब्रांच हो, दूसरे तुम्हारे फ्रेंड की कंप्यूटर है और तुम्हारा मैकेनिकल है, तो भी दोनों को सेम ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं. फिर सेकेंड ईयर से डिफरेंट पर्टिकुलर सब्जेक्ट आएंगे. तो दैट इज द थिंग. ओके, तो जो सब्जेक्ट अच्छे लगे वो सब्जेक्ट में हम डीपली जाते हैं. ओके, सो वही चीज है. चलो आगे देखते हैं. एग्जिट्स इन सॉलिड स्टेट एज अ क्लस्टर. ये कैसे, यहाँ कैसे स्टार्ट हो गया? नीचे इट एग्जिस्ट. अच्छा, हाँ,
So it exists in the solid state as a cluster of positively charged sodium ions and negatively charged chloride ions, which are held together due to the electrostatic interactions between the oppositely charged species. ये तो हमने कल भी देखा था कि सपोज ये NaCl है तो उसमें प्लस और माइनस होगा, लेकिन ऑपोजिट चार्जेस है वो ऑपोजिट अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए है। NaCl, Na+Cl-। लेकिन हम HCl की बात कर रहे थे तो HCl में H+Cl- पहले से होते नहीं है। H और Cl जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं और NaCl आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। वो सब बातें हमने देखी थी। डन? ओके। सो the electrolytes forces between the two charges are inversely proportional to the dielectric constant of the medium। देखो फिर से dielectric constant of the medium फिर से बता रहा हूँ। the electrostatic force मतलब जो NaCl में जो लग रहा है opposite charges की वजह से जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मतलब कि जो F है, ओके, वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दो, उससे क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, क्या है ये फिगर समझिए। तो ये सपोज फिगर है हमारी, Na+ है तो उसके आसपास भी पानी आ जाएगा, Cl-, क्योंकि हमारा क्या बना NaCl+H2, तो NaCl का जो Na+ होगा उसके आसपास H2 होगा, Cl- है उसके आसपास भी H2O है। तो जनरली ये अगेन ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट विल कम इन 12th इन मोर डिटेल, बट अभी के लिए जैसे कल वो गोपाल वाला स्टोरी बताया था तो अभी के लिए बता दूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो हमारे अगर दो है मतलब से H2O, तो यहाँ पे से O हो गया, ये H, राइट, ओके। तो H और O, और अदरवाइज हमें इसमें भी H2O में भी अलग करना हो तो कैसे कर सकते हैं, H+ एंड OH-। मतलब कि इन शॉर्ट में कहना चाह रहा हूं तुम्हारे पास दो आयन्स है। कितने आयन्स है, दो। कितने आयन्स, 2 आयन्स। तो 2 आयन्स इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं डाई। 2 आयन है इसलिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड डाई। और दे आर आयन्स सो दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, तो डाई इलेक्ट्रिक, ओके। और ये जो डाई इलेक्ट्रिक है मतलब कि उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा, ओके, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे हमने बात की कि NaCl, तो Na+ और Cl- के बीच में आयनिक बॉन्ड है। ये आयनिक बॉन्ड है मतलब उसकी वैल्यू एक फिक्स्ड है कि भाई इतनी एनर्जी देंगे तब जाके वो टूटेगा, अदरवाइज ये तो इतना फोर्स से जुड़ा हुआ है। मतलब ये फोर्स कभी बढ़ता है कभी कम होता है, वैसा होता नहीं। एक पर्टिकुलर एक टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए वर्ड बना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? तो डाई मतलब 2 आयन्स है जो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे इसलिए इलेक्ट्रिक, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में दैट विल रिमेन कांस्टेंट, सो इसलिए वर्ड बना है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो जो फोर्स लग रहा है ये जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ओके, तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फिर से सेंटेंस पढ़ता हूं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ओके, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो वैसे भी वो मैंने क्रॉस किया, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब क्या, जब मूवमेंट नहीं है, ओके, स्टैटिक मतलब जब मूवमेंट ना हो तब, तो और मूवमेंट नहीं है और आयन ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब Na+ यहाँ बैठा हुआ है, Cl- यहाँ बैठा हुआ है और पानी के अंदर बैठे हुए हैं, और अब उनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ओके, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन पानी है सेम, ये पानी में बैठे हुए ये लोग Na+ और Cl- ये बॉन्डिंग से जुड़े हो और घूम रहे हैं, पूरे पानी में घूम रहे हैं, ओके, हमने स्टर कर दिया तो Na+ Cl- पूरी पानी में घूम रहे हैं। तो जब घूम रहे हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जुड़े हुए तो है ही, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन जब स्टेबल है, जो मूव नहीं कर रहे, तब हम बोलेंगे क्या, स्टैटिक। तब वर्ड हम क्या यूज करेंगे, स्टैटिक। तो वो जो फोर्स होगा वो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
अंडरस्टूड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों के बीच में, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी हमने पढ़ लिया है। ओके, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एसिड डालोगे तो भी चलेगा और बेस डालोगे तो भी चलेगा। ओके, possesses a very high dielectric constant 80। तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अभी हमने बोला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम। ये ज्यादा है तो ये कम होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Okay, so 80. Thus, when sodium chloride is dissolved in water, the electrostatic interactions are reduced by a factor of 80, and this facilitates the ions to move freely in the solution. समझ में आया? मतलब क्या है कि जब भी हम NaCl को पानी में डालेंगे, कहाँ डालेंगे, पानी में। ओके, तुमने NaCl को ऐसे पानी में डाल दिया, तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 80, विच इज कंसिडर हाई। ओके, तो अगर ये हाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, तो वो सामने वाले के बीच में ये जो स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्यों, क्योंकि ये हाई है इसलिए, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। क्या static force is inversely proportional to dielectric constant। तो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, मतलब कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या कर देगा, कम कर देगा। ये ज्यादा तो ये कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या कर देगा, वो कम कर देगा। किसकी कम करेगा, जो उसमें तुम डालोगे वो उसकी। तो NaCl जैसे ही अंदर डाला तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मतलब जैसे अभी हमने बताया था, उनके बीच में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब Na+ यहाँ बैठा है और Cl- यहाँ बैठा है, तो उनके बीच में बैठे हुए हैं, पानी में ही है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, इसलिए ये कम हो जाएगा। तो ये टू डिसोशिएट हो गए, तो Na+Cl- फ्रीली मूव करने लगे पानी में। अंडरस्टूड। तो कोई भी चीज हम डिसॉल्व करते हैं तो कब डिसॉल्व होती है, जब उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा हो। सोचो कि किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1, वो एक सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1, और उसमें तुम कुछ डाल रहे हो, ये डाल रहे हो सपोज। ओके, कोई एक पर्टिकुलर X नाम का सॉल्वेंट है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1, और उसमें तुमने NaCl डाला, तो NaCl डाला और डायरेक्ट जाके अंदर बैठ जाएगा। ओके, जैसे कि पानी में रेत डालते हैं तो कैसे बैठ जाती है, पानी में रेत डालते हैं तो कैसे बैठ जाती है, वैसे ही वो बैठ जाएगा। क्यों, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, बहुत लेस, बहुत कम, मतलब फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज्यादा। तो फिर जो भी तुम NaCl डालोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो वो टूटेगा, डिसोशिएट होगा नहीं। समझ में आ रहा है। इशू को कैसे भी घुमा फिरा के JEE नीट में पूछ सकते हैं। जैसे मैंने अभी तुम्हें पूछा, ऐसे मैं पूछ लूं कि भाई कोई एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट है जिसका कोई नाम भी दे दूं मैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है से 10 और से 5, ओके, और मैंने उसमें डाला शुगर और मैंने उसमें डाला नमक, तो क्या वो डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। तो यू हैव टू सी दी, और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो तुम बोलोगे इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम एंड नन ऑफ द अबोव। तो फिर आंसर कैसे देना पड़ेगा, पहले यू चेक द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर लोअर लग रहा है तो फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, हायर, ज्यादा, और वो कम, वो ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, कम, डिक्रीजिंग। ज्यादा मतलब इंक्रीजिंग और लो मतलब डिक्रीजिंग, वैसे। अंडरस्टूड। ओके, तो वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं तुम्हें अभी बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम बीच बीच में ही कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं JEE नीट में, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। JEE नीट के लिए लोग पर्टिकुलर अलग से प्रिपरेशन करते हैं।
हम लोग भी मतलब तुम लोगों को भी बोर्ड की एग्जाम खत्म होगी, फिर तुम्हारे पास सपोज 1.5 मंथ 2 मंथ है तो तुम्हें प्रिपरेशन करनी है, बट 1.5 and 2 मंथ में कभी JEE नीट क्लियर नहीं होती है अनलेस यू हैव थॉरली कंप्लीटेड 11th and 12th। तुमने अगर 11th और 12th थॉरली पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, रेगुलर पढ़ाई करी हुई है 11th में और 12th में, तो तुम्हें एक महीना दिया है JEE नीट के लिए, दैट इज इनफ। तुम उसमें क्योंकि उसमें तुम्हें रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई कंसेप्ट क्या था। अभी इस टाइम पे 12th में तुम्हें मैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि सपोज मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन तुम्हें दे दी है, ओके, इक्विलिब्रियम रीच हो गया था और पर्टिकुलरली उसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अब मैं टेम्परेचर डाउन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, कम होगी, या कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन आगे बढ़ेगी, फॉरवर्ड, रिवर्स, ऐसे, ओके। तो अब तुम्हें सपोज 1 साल हो जाएगा जब तुम 12th के बाद पूरा 12th पढ़ोगे और फिर जब JEE निकलोगे तब तुम्हें इक्विलिब्रियम शायद याद ना हो, लेकिन अभी अच्छे से पढ़ाई की होगी, समझे होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर की होगी, यहाँ जो टेस्ट है वो उसके लिए प्रिपेयर की होगी, दैट मीन्स वो बार बार रिवाइज हो रहा है, जितनी भी बार हो, 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार, जितनी भी बार रिवाइज हो उतनी बार रिवाइज हो रहा है। फिर जब JEE के लिए तुम प्रिपेयर करोगे और तुम बोलोगे हाँ 11th में ऐसा था, ओके, कि भाई अच्छा कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगा, कब कम होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में और टेम्परेचर बढ़ेगा और रिवर्स डायरेक्शन में और टेम्परेचर कम होगा, वो सब तुम्हें क्विकली याद आ जाएगा। लेकिन तुम सोचोगे कि तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं है, मतलब 0% याद है इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट, और फिर तुम इक्विलिब्रियम रिलेटेड क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठे JEE नीट के लिए, ऑब्वियसली टफ लगेगा कि भाई नहीं होगा, ऐसे ही थॉट आएंगे कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद ही नहीं है कुछ। दोनों केस में याद नहीं होगा, पढ़ाई अभी की होगी तो भी याद नहीं होगा और पढ़ाई की होगी तो भी याद नहीं होगा, बट वहां पर क्या है, एक बार पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे और फिर पूरा याद आ जाएगा, पूरा याद आ जाएगा। वहां पर एक बार पढ़ने के बाद भी अरे यार याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या पढ़े थे, क्या रट्टा मारे थे, ऐसा हो गया। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, तो ऐसा होगा। इसीलिए तुम सोचोगे कि यार हम इतने डीप स्टडी कर रहे हैं, 11th में भी 12th में भी इतने डीप स्टडी कर रहे हैं, सपोज ऐसे क्वेश्चंस तो बोर्ड में पूछे नहीं जाते, फिर भी हम क्यों पढ़ रहे हैं, NCERT क्यों इतना रट्टा मार रहे हैं, वर्ड टू वर्ड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फाइनल उसका भी वेटेज है। याद रखना, वो तो हमें पता ही है कि गई हुई मेहनत कभी वेस्ट जाती नहीं है, वो कभी ना कभी तुम्हें रिवॉर्ड देगी और देगी ही। मतलब ये तो नेचर का लॉ है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि तुमने इनपुट दिया और उसका आउटपुट तुम्हें ना मिले, फिर चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल, लेकिन आएगा तो जरूर। ओके, लाइक दैट। सो दैट इज द थिंग। तो समझ में आया कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम कंटिन्यूअसली बीच बीच में जैसे भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हो तो वो तुम्हें मैं बताते जाता हूँ। ओके, thus when sodium chloride is dissolved in the water the electrostatic interactions are reduced by, मतलब जैसे हमने बोला ना कि पानी में डालेंगे तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा, मतलब ये ज्यादा है तो NaCl का इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमें पता है वो ज्यादा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स कम हो रहा है। कितना कम होगा, बाय दी वैल्यू ऑफ, और से बाय दी स्केल ऑफ 80। ये जितना ज्यादा होगा उतना वो कम होगा, मतलब ये अगर 50 होता तो वो 50 जितना कम होता, उनके बीच का फोर्स 50% कम हो जाता। अगर ये 80 है तो उनके बीच का फोर्स 80 जितना कम हो गया। समझ में आया? पक्का? तो वही सेंटेंस बता रहे हैं कि कितना कम होगा, तो व्हेन द सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आर reduced by a factor of 80। अगर 50 होता तो reduced by a factor of 50, like that, and this facilitates the ions to move freely in the solution। और इसी की वजह से ions freely move कर पा रहे हैं। अदरवाइज जैसे मैंने बताया कि अगर कोई ऐसे लिया तुमने और उसके अंदर NaCl डाला तो NaCl डाला और बैठे रहेंगे, Na और Cl इकट्ठा हो गई, अलग ही नहीं होंगे। हम क्यों अलग हो, लाइक दैट। ओके, क्योंकि उनके अलग होने के लिए जो फोर्स नेसेसरी है वो है ही नहीं तुम्हारे पास, उनका फोर्स ज्यादा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ही नहीं है उतनी। अंडरस्टूड? ओके, सो ऑल्सो दे आर वेल सेपरेटेड ड्यू टू द हाइड्रेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। और जब ऐसा होगा, ऐसे अलग हो गए, पानी में डाला NaCl,
उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है तो Na प्लस एंड Cl माइनस विल मूव फ्रीली। अगर फ्रीली मूव कर रहे हैं तो ये Na भाई Na प्लस बन के फ्रीली ऐसे मूव कर रहे हैं तो उसके आसपास क्या होगा, पानी। फिर Cl माइनस भी आराम से अकेले घूम रहा है तो उसके आसपास भी क्या होगा, पानी। डन। तो वही चीज बता रहे हैं, वेल सेपरेटेड ड्यू टू दी हाइड्रेशन विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। इसका मीनिंग क्या है, ये आयन के आसपास सारे वाटर मॉलिक्यूल्स का सेटल हो जाना, उसको ही बोलते हैं हाइड्रेशन। पॉजिटिव आयन हो या नेगेटिव आयन हो, लेकिन उसके आसपास पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स का सेटल हो जाना, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। अगेन ये वर्ड भी बहुत बार आएगा आगे भी, 11th में भी और 12th में भी। तो याद रखना व्हाट इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब तुम स्विमिंग पूल में कूद गए तो तुम्हारे चारों ओर पानी ही पानी है, मतलब तुम्हारा हाइड्रेशन हो गया, ऐसे सिंपल एज दैट। अंडरस्टूड? ओके। Comparing the ionization of hydrochloric acid with that of the acetic acid in the water, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं HCl और एसिटिक एसिड का। किस चीज का, आयोनाइजेशन का। आयोनाइजेशन मतलब क्या, कल बताया था, क्या आयोनाइजेशन मतलब, जब हमारा आयन कम हो, नहीं क्या था, वो कम था, नहीं आयोनिक कोवेलेंट वाला नहीं, मैं भूल रहा हूँ, अगर याद है। HCl होता है तो डिसोसिएशन होता है और NaCl होता है वो आयोनाइजेशन होता है। उल्टा बोलो, उल्टा बोल दिया। हाँ ओके। HCl होता है और उसमें से H प्लस और Cl माइनस बनेगा, और NaCl है सपोज तो उसमें से भी Na प्लस और Cl माइनस बनेगा। दोनों में आयन बन रहे हैं तो दोनों आयनाइजेशन, बुक में तो दोनों को ही आयनाइजेशन बोला है, बट द लिटिल डिफरेंस इज ये लोग से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं। वहां पर ऐसा कुछ है, ये आयनिक बॉन्ड है और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। Na प्लस है, ऐसा ही बोल सकते हो तुम कि Na प्लस और Cl माइनस, और यहाँ पर तो वो कौन से बॉन्ड से, कोवैलेंट बॉन्ड से ज्वाइन है, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा। लेकिन यहाँ पर तो भाई पार्शियल वार्शियल कुछ नहीं, पूरा का पूरा पॉजिटिव और पूरा का पूरा नेगेटिव, ऐसे बॉन्ड से ज्वाइन है। तो आयंस नहीं थे और बने, ओके, तो यहाँ पे नहीं थे और बने, तो ये है आयोनाइजेशन, और ये क्या हो गया, डिसोसिएशन। अंडरस्टूड? तो क्या बोल रहे हैं कि दो आयोनाइजेशन को कंपेयर कर रहे हैं, किस चीज का, NaCl का आयोनाइजेशन, नहीं HCl का आयोनाइजेशन और एसिटिक एसिड का आयोनाइजेशन, CH3COOH, तो उसमें से बनेगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो ये जो है ये आयोनाइजेशन और ये आयोनाइजेशन की कंपेयर कर रहे हैं, ओके। We find that though both of them are polar covalent, okay, तो दोनों के दोनों क्या है, पोलर कोवेलेंट है। दोनों के दोनों पोलर कोवेलेंट है मतलब क्या, जो मैंने अभी HCl के लिए बताया ना तुम्हें, दैट इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट। क्यों, क्योंकि क्योंकि ये H और ये Cl है तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है बाहर, ओके। तो क्या हो जाएगा कि ये दोनों के पास एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन है, पैर में नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। तो ये बॉन्डिंग कर देंगे कि भाई तेरे पास भी एक है, मेरे पास भी एक है, बॉन्ड बनने के लिए दो चाहिए, तो चलो हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो उन्होंने शेयरिंग कर लिया, लेकिन ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कौन, क्लोरीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, खींचे, उसको बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन से दूर भागे, ओके, ये तो जा यार, तेरे साथ नहीं बैठना, लाइक दैट, तो वो है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। समझ में आया? तो ये दोनों यहाँ पे ऐसे बॉन्ड है, ऐसा समझो कि मैं हूं और तुम लोग हो, ओके। तुम्हारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, वहां एक पड़ा हुआ है, और मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पड़ा हुआ है, मतलब तुम्हारे थोड़े आगे और मेरे थोड़े आगे, ओके। अब इफ आई एम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन यू, देन मैं क्या करूंगा, मेरा तो मैंने पकड़ा हुआ ही है और तुमने तुम्हारा पकड़ा है, मेरा तो पकड़ा हुआ ही है और मैं तुम्हारा भी ऐसे खींचने की ट्राई करूंगा, दोनों ही मेरे हैं, लाइक दैट। क्यों, मैं पावरफुल हूं ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इलेक्ट्रॉन को मैं खींचता रहूंगा, ओके। लेकिन इससे ऑपोजिट केस, इफ आई एम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव
देन यू आर द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मेरा वाला इलेक्ट्रॉन भी तुम खींचोगे। इट्स लाइक हाँ कि सपोज तुम लोग नाश्ता करने बैठे, ओके, और सब लोग ऐसे नाश्ता करने बैठे, तो बहुत अच्छा अच्छा खाना लाए हैं, सब लोग शेयरिंग में खा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग है, शेयरिंग में खा रहे हैं, लेकिन तुम इतने बाइट लेते हो और सपोज 15-20 टाइम्स च्यू करते हो, और तुम्हारा कोई फ्रेंड या ऐसा कोई है तो वो इतना बड़ा बाइट लेता है और 2-3 बार चबा के डूब डूब, तो वो तो भाई पूरा का पूरा ऐसे खा लेगा, ओके। तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको मिला डब 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 डब, ओके, उसकी स्पीड ज्यादा है और स्पीड कम है ऐसे तुम्हारी, तो उसके पास ज्यादा खाना चला गया ना, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास चले गए वैसे, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी ये ले लेगा, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। वैसे ये जो बोलते हैं इसको, ये पार्शियल चार्ज आया ना, तो इसको बोलते हैं पोलर चार्जेस, ओके। तो इसीलिए बोला है कि दे आर पोलर, और उसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, CH3COOH में भी, ओके, कि भाई ये CH3COO माइनस, और दूसरा है हमारा कौन, ये माइनस अभी छोड़ दे रहा हूं, और ये कौन है एक H, तो यहाँ पे प्लस डेल्टा एंड माइनस डेल्टा, ऐसे वो जुड़े हुए हैं बॉन्डिंग से, अंडरस्टूड। तो वही चीज बता रहे हैं, फॉर्मर इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस व्हाइल द लेटर इज पार्शियली आयोनाइज्ड 5%। अभी कौन फॉर्मर और कौन लेटर, कल हमने ऑलरेडी देख लिया था। HCl और एसिटिक एसिड को पानी में डालेंगे तो कौन ज्यादा आयोनाइज होगा और कौन कम आयोनाइज होगा, कल की थियरी में हमने देखा था। ये ज्यादा आयोनाइज होगा HCl ज्यादा आयोनाइज होगा, और एसिटिक एसिड वहीं के वहीं, मतलब 5% ही CH3COOH में से अलग अलग होके CH3COO माइनस और H+ बनेंगे, अदरवाइज ज्यादातर एसिटिक एसिड तो पानी में भी बैठा ही रहेगा, अंडरस्टूड, ओके। सो द एक्सटेंट टू विच आयनाइजेशन ऑकर्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, मतलब उनके बीच में कितना बॉन्ड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आयनाइजेशन कितना होगा, एंड द एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रोड्यूस, मतलब कि जो आयंस बन रहे हैं, ओके, जो भी आयन बन रहे हैं वो कितना सॉल्यूबल हो सकते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट, एक बॉन्ड और दूसरा सॉल्वेशन, मतलब कितना सॉल्यूबल हो सकते हैं वो। देन द टर्म्स डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन, देखो वो आया थोड़ा मीनिंग, अर्लियर बीन यूज्ड विद द डिफरेंट मीनिंग, ओके, डिफरेंट मीनिंग, जो डिफरेंट मीनिंग है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ओके। Dissociation refers to the process of separation of ions in water already existing as such in the solid state of the solute as in the sodium chloride, पहले से ही existed है, okay. On the other hand